नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन का मामला। आयुर्वेद निदेशक एसएन सिंह समेत 12 लोग अरेस्ट। एसटीएफ की टीम ने एसएन सिंह को गिरफ्तार किया। नीट पास किए बिना आयुष कॉलेज में हुए एडमिशन। जांच शुरू होते ही एसएन सिंह को सस्पेंड किया गया। सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो देखिए, बड़ी धांधली सामने आई है, जहां किस तरीके से एडमिशन मिला है, जहां नीट पास किए बिना ही आयुष कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आप देखिए, जांच शुरू होते ही एसएन सिंह को सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो आयुष कॉलेज में फर्जी एडमिशन का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में आयुर्वेद निदेशक एसएन सिंह समेत 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जहां एसटीएफ की टीम ने एसएन सिंह को गिरफ्तार किया है, जहां बिना नीट की परीक्षा दिए ही कॉलेजों में एडमिशन हुए हैं। और इसी के चलते एसएन सिंह की अहम भूमिका सामने आ रही है इन गड़बड़ियों में और इसी के चलते गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे और तफतीश से खुलासे हों इस पूरे मामले में। आयुष कॉलेज में फर्जी एडमिशन का ये पूरा मामला है, जहां देखिए बिना नीट की परीक्षा देते हुए भर्तियां हो रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं। आयुर्वेद निदेशक एसएन सिंह समेत 12 लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट भी किया गया है। एसटीएफ की टीम ने एसएन सिंह को गिरफ्तार किया है। लगातार इस पे जांच जारी है, लेकिन फिलहाल मांग ये की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है अब इस पूरे मामले में। उत्तर प्रदेश के अंदर आज बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें आयुष जो डॉक्टर्स की एडमिशन थे उसको लेकर के पूरा घोटाला हुआ था। आज की शिकायत एक नीट पास अभ्यर्थी था जो अच्छी रैंकिंग के साथ होने के बावजूद उसको एडमिशन नहीं मिला था, जिसने उत्तर प्रदेश में आयुष विभाग में की शिकायत की थी। उसके बाद यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो केंद्रीय जो सीएमओ से लेकर के राष्ट्रपति तक उसने शिकायत की। उसके बाद जांच शुरू होती है और जांच के बाद तमाम तथ्य सामने निकल के आते हैं, जिसमें लगातार अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है और इसमें अब तक जो है 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें पूर्व जो आयुष कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसको लेकर के आयुर्वेद निदेशक जो एसएन सिंह है उनको भी गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा है, क्योंकि भविष्य का खिलवाड़ किया गया बच्चों के छात्रों के साथ में। निश्चित तौर पर क्योंकि नीट के बिना एग्जाम क्वालिफाई किए आयुष कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं धांधली की गई और बड़े पैमाने पर धांधली की गई। अब लगातार इसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और सिफारिश की जा रही है। एसटीएफ ने हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की, एसटीएफ इस पर काम कर रही है और संभावना है कि कुछ दिनों में आज जो है सीबीआई जांच भी तो बैठ सकती है। बिल्कुल अश्विनी, क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्योंकि देखिए लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है और भी आगे खुलासे होने की संभावना है। बिल्कुल, अभी ये शुरुआती जांच से 12 लोगों को, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में छात्रों को एडमिशन दिया गया, वो भी गैर कानूनी तरीके से। निश्चित तौर पर अभी ये शुरुआती दौर में 12 गिरफ्तारियां हुई है और जैसे जैसे जांच बढ़ेगी आगे वैसे वैसे और भी गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, और ऐसी बकायदा एक पूरी कहीं ना कहीं लिस्ट होगी। देखिए अश्विनी, जिस तरीके से जांच में सामने आया है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है, तो वहीं कैसे फर्जी तरीके से एडमिशन हुए, इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही होगी अधिकारियों की तरफ से और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर के आप बता दें, जो एसएन सिंह है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो निदेशक रहे पूर्व निदेशक, उन्होंने ही शिकायत की थी। निश्चित तौर पर 4 नवंबर को हजरत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने दाखिला काउंसिल के लिए कार्यदायी संस्था अपट्रॉन पावर लिमिटेड को और उसके नामित वेंडर V3 सॉल्यूशन के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद ये जांच में धीरे धीरे परतें खुल रही है और खुद ये एसएन सिंह है गिरफ्त में आ गए हैं और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अगर सीबीआई जांच करती है तो निश्चित तौर पर बहुत चीजें सामने अभी आनी बाकी है कि इन सबसे पूछे आखिर मुख्य आदमी कौन था, किसकी देख रेख पूरा ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और नए नाम के खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अश्विनी आपका। रुक करेंगे बड़ी अपडेट का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा। आज सुबह 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम योगी। सुबह 11:40 पर राजकोट एयरपोर्ट गुजरात पहुंचेंगे।
गुजरात में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। गुजरात के मोरबी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। भरूच और सूरत में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में होंकार भरेंगे। हिमाचल के बाद गुजरात चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। आज से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। गुजरात के मोरबी, भरूच, सूरत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात का रण है और इसके लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हैं, जहां आज गुजरात का दौरा करेंगे। 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम योगी और 11:40 पर राजकोट एयरपोर्ट गुजरात पहुंचेंगे और इसके बाद ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, पूरा त्रिकोणीय ये मुकाबला है, जहां आम आदमी पार्टी भी गुजरात में मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। किस तरीके से 182 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर मतदान होना है। 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 1 दिसंबर को, दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। तब जो कहीं ना कहीं मेहनत है, किसकी रंग लाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारियों का दौर है वो देखिए तेजी के साथ चल रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतर रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मॉडल को रखा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद अब बारी है गुजरात की, और ऐसे में गुजरात में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश मॉडल और डबल इंजन सरकार किस तरीके से काम करती है, आगे क्या कुछ बड़े प्लान्स हैं, इसको जनता के सामने रखा जाएगा। और देखिए, गुजरात में बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी मैदान में है और पुरजोर कोशिश कर रही है, तो उसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी वापस से सत्ता में काबिज होने की बड़ी तैयारी में है। लखनऊ से अब खबर, जहां हत्या आरोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित। जहां डीसीपी पश्चिम ने आरोपी सुफियान पर इनाम रखा है। प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप है सुफियान पर। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान निधि की मौत हुई थी। धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या का भी आरोप है। लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। तो देखिए, सुफियान जो कि आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है। 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है सुफियान पर। जो भी उसकी सूचना देगा पुलिस उसको 25,000 इनाम के रूप में देगी। तो इस पूरे मामले में देखिए, प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को, निधि जिसका नाम था, उसको चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके बाद निधि की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले में लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से लगातार प्रेमिका को परेशान कर रहा था और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का दबाव भी बना रहा था। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और अधिकारी भी फिलहाल अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सनसनीखेज ये पूरा मामला है। लगातार सुफियान को गिरफ्त में लेने के लिए दबिश दी जा रही है, ताकि आगे जो है इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। तो डीसीपी पश्चिम ने आरोपी सुफियान पर इनाम रखा है 25,000 का। और देखिए, कब तक कैसे गिरफ्तारी होती है सुफियान की, ये देखना होगा। प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का दिया था। लगातार परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यूपी में उपचुनाव ने सियासी गर्मी जो है बढ़ा दी है। जीत के लिए बीजेपी का ट्रिपल लेयर प्लान तैयार है। अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा भी उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। खतौली, रामपुरी में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह देखेंगे मैनपुरी। कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत को खतौली की जिम्मेदारी। तो वहीं दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी। बलदेव औलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी दी गई। तो देखिए, उपचुनाव के लिए मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। प्रचार प्रसार के लिए बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कैसे प्रचार प्रसार करना है।
बलदेव औलख जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ सुरेश खन्ना धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान देखिए तैयार हो रहा है और इसी के अनुरूप अलग अलग मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सपा भी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो देखिए 3 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 1 लोकसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट हैं जो मैनपुरी पर खासतौर से क्योंकि नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो एक तरफ मैदान में डिम्पल यादव है, दूसरी तरफ रघुराज शाक्य हैं। बेहद ही दिलचस्प ये पूरा उपचुनाव बना हुआ है और कहीं ना कहीं बड़े साख की लड़ाई दोनों ही पार्टियों के लिए है। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में घमासान जारी है। बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों की साख भी दांव पर लग चुकी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ डिम्पल यादव भी मौजूद रही। चाचा भतीजे की इस मुलाकात जो है चर्चा का विषय बन गई है। चाचा भतीजे के बीच बढ़ रही नजदीकियों की चर्चा भी होने लग गई है। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। मैनपुरी न होती तो सपा के पितामह मुलायम सिंह यादव की सियासत चमकदार बनकर दुनिया में नहीं निखरती। मैनपुरी न होती तो मुलायम की बड़ी बहू डिम्पल यादव की सियासत इतनी चर्चा में न होती। मैनपुरी न होती तो शिवपाल से अदावत रखने वाले उनके चचेरे भाई रामगोपाल यादव न कहते कि शिवपाल की सहमति से डिम्पल का चयन हुआ। मैनपुरी न होती तो शिवपाल एक कदम आगे बढ़कर बहू के समर्थन का ऐलान न करते और मैनपुरी न होती तो चाचा से एक कदम आगे बढ़ने के बदले अखिलेश 2 कदम आगे न बढ़ते। शिवपाल से मिलने गिले शिकवे दूर करने उनके आवास पर न जाते। मैनपुरी के साथ बीजेपी के शाक्य गार्ड ने राजनीति को सपा के पक्ष में मोड़कर रख दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच की दूरियों को नजदीक लाने का संकेत दे दिया। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को ये सोचकर मैनपुरी के रण में उतारा था कि शाक्य वोटर्स का तो साथ मिलेगा ही, शिवपाल समर्थक भी समर्थन में वोट दे देंगे। लेकिन मुलायम की बड़ी बहू डिम्पल यादव ने बीजेपी की सियासत की पूरी बाजी पलट कर रख दी। शिवपाल को मनाया। शिवपाल ने इसके बाद ऐलान किया, अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया, मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम के सम्मान में डिम्पल यादव को जिताना है। यही नेताजी को असली श्रद्धांजलि है। संदेश साफ था, ये सब वो अखिलेश के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव और बड़ी बहू डिम्पल यादव के लिए कर रहे हैं। सबको खबर थी शिवपाल डिम्पल को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से अखिलेश की समाजवादी सियासत ने एक दूसरा टर्न ले लिया। अखिलेश शिवपाल के घर पहुंच गए जहां उनकी पत्नी डिम्पल यादव पहले से मौजूद थी। शिवपाल से मुलाकात की, बात की और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी झट से तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। मैनपुरी जो सीट है, आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने स्पष्ट कहा है, उन्होंने अपने पहले भी कई सारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ही नेता हैं और जो है पूरे परिवार को एक साथ ले चलने की उनके अंदर कुवत भी है। उन्होंने कई बार कई सारे मोर्चों पे कहा और पूरा परिवार आज के टाइम में एक है। दूसरी बात, चाचा ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि मैनपुरी से जो आपकी परिवार की बहू हैं, आदरणीय नेताजी की बहू हैं, वो बहुत ही ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेंगी। मैनपुरी में हालत खराब देख करके अब समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल सिंह यादव की सुधा आई है। और ना शिवपाल सिंह यादव जी को ना आजमगढ़ के चुनाव में पूछा, ना गोला के उपचुनाव में पूछा, ना रामपुर के उपचुनाव में पूछा, बल्कि कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी करके उनको स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन अब जब चुनाव में इज्जत दांव पर लग गई है और ये जानते हैं कि जसवंत नगर में चाचा के बिना समाजवादी पार्टी की साइकिल का पैडल मारने के लिए कोई कार्यकर्ता भी ढूंढने नहीं मिलेगा, तब अब वो चाचा के पैरों में जाकर के गिर रहे हैं।
तो ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश और शिवपाल के इस संदेश को किस तरीके से लिया जाए। क्या घर के बड़ों यानी बड़ों में अपने सगे चाचा शिवपाल यादव का साथ उपचुनाव से आगे भी बना रहेगा? क्या शिवपाल मैनपुरी की तरह खून पसीने से सिंची पार्टी सपा को भी संवारेंगे? और क्या ये रिश्ता 2024 की लड़ाई में भी दिखेगा? क्या अखिलेश को अपने राजनीतिक अनुभव से सियासी सीख शिवपाल हमेशा देते रहेंगे, या ये रिश्ता सिर्फ उपचुनाव के लिए बैसाखी है और क्या ये सिर्फ मजबूरी का मिलन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने नामांकन दाखिल किया। आकाश सक्सेना कलेक्ट्रेट पहुंचे और पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना के नामांकन पे इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सर, आज आपने नामांकन कराया है सर, क्या लगता है इस बार जीत होगी सर? और 100% आकाश सक्सेना जी यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी और पहली बार रामपुर विधानसभा में। सर, लोगों का कहना है कि 45 साल के इस किले को क्या तोड़ पाएंगे आप, क्या कैसा लगता है? किला किसी का जो है वो आज तक न बचा है और न बचेगा। जहाँ तक सवाल है, एक चीज समझ लेना चाहिए कि जो लोग नो बॉल की बेवकूफ़ी करते हैं और हिट विकेट की बदहवासी करते हैं, मैदान से बाहर आप थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने कहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल। रामपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न्यूज़ 1 इंडिया पर खास बातचीत करते हुए क्या कुछ अहम कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना इस वक्त नामांकन कराने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ अंदर जा चुके हैं। इस वक्त उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जो बड़े नेता हैं मुस्लिम चेहरे वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे एक एक कर जानूंगा क्या तैयारियां हैं। इस वक्त आप नामांकन कराने आए, क्या कहना है? आकाश सक्सेना की विजयी होगी और अच्छे वोटों से जिताएंगे। किस बात पे विजय को चाहते हैं? क्या ऐसे मुद्दे उन्होंने आपके सामने रखे जिससे आप विजय चाहते हैं? ऐसे तो कोई भी कहते अगर विजय होगी। ये है कि वो विकास भी कराएंगे और उनके पापा भी विधायक रहे यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत विकास कराया। चलिए, पापा के विधायक होने की वजह से वो जीतेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहिए? किस वजह से? भाजपा का काम अच्छा है। भाजपा के काम पे आकाश कुमार सक्सेना जीतेंगे। अपने काम की मैं बात करूं तो आकाश कुमार सक्सेना का क्या योगदान है यार आपको? आकाश कुमार सक्सेना जी हिंदी भैया का एक सेकुलर इंसान है, उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब खान। शाहजेब खान, लोग कहते हैं कि वो हिंदूवादी नेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो उनके साथ काफी टाइम समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा है और वो एक बिजनेसमैन आए, वो रामपुर को कारोबार देना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्शन में आए हैं और इस बार इंशाल्लाह बहुत मजबूत तरीके से जीतेंगे। क्या कहना है? इस बार इतिहास रचा जाएगा आकाश भैया के लिए ही, लोगों की ज्यादातर राय है। मेरे साथ और भी मुस्लिम नेता यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जान लेता हूँ क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो नामांकन हमारे आकाश सक्सेना भाजपा प्रत्याशी दाखिल करने आए हैं, ऐतिहासिक नामांकन है और अब की बार रामपुर विधानसभा की ऐतिहासिक जीत होगी। वजह यह है कि 41 साल से जिस शख्स ने अपना रामपुर वालों को सिर्फ गुलाम बना के रखा है, आज उससे हमें आज़ादी मिलने का दिन है और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सफाया होगा। किस काम के बूथे पे वोट मांगने जाएंगे और कैसे जीतने की कोशिश? हम काम मांग रहे, हमें देखिए रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के मकान 2.5 लाख वाले मकान कितने बन गए और रामपुर में 11,500 मुसलमानों का मकान बना है। उससे कहीं ज्यादा तो मुकदमों में लोग जेल भेज दिया गया, क्या कहेंगे? जेल सबसे ज्यादा भेजा है फर्जी मुकदमों में आजम खान ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में चरस लग के जेल गए हैं लोग रामपुर के, जिन्होंने विरोध किया आजम खान पे 2.5 किलो चरस लगाई है। आज भी रामपुर में जेल में सजा काट रहे हैं वो लोग। अगर भाई क्या ऐसा आकाश कुमार सक्सेना के काम है जिसके बूथे पे मुस्लिम उन्हें वोट दे, और वोट क्यों दे मुस्लिम? देखिए मैं बताऊं आपको, मुस्लिम वोट यूँ देगा कि रामपुर का मुसलमान विश्वास से उठ चुका है रोज उपचुनाव से, कभी अपनी बीवी को खड़ा कर रहे हैं कभी किसी को, और ये बड़े मियाँ जो है, बड़े मियाँ का टाइम अब निबट चुका है इनका। अब आने वाले टाइम में भी जो कि 9.5 साल तक आजम खां का वोट देने का अधिकार खत्म। जहां सपा नेता आजम खां को नहीं रहा वोट देने का अधिकार,
निर्वाचन आयोग से बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से आजम खां का नाम काट दिया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का वोट देने का अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। 5 दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में अब आजम खां वोट नहीं डाल पाएंगे। बता दें कि बुधवार को ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी। उन्होंने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी है, जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि आजम खां सजायाफ्ता है, लिहाजा चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा गया है ताकि नियमों और कानूनों का पालन हो सके। श्रावस्ती दौरे पर रहे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का संगठन के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि अधिकारी कान खोलकर सुन ले, सड़कों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अब ना बरसात है ना ही बाढ़, जिस मौसम में काम किया जा सकता है और रात दिन यानी 24 घंटे काम करें और श्रावस्ती की सड़कों को वर्ल्ड क्लास की सड़कें बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मोदी और योगी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। यहां पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सौभाग्य है कि श्रावस्ती जनपद में आने का अवसर मिला है और आज मुख्य उद्देश्य यहाँ, जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पहले भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनपदों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, विभाग का मानना है युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत। और यहाँ आज मैं उसी की समीक्षा के लिए जनपद में आया हूँ। बिंदुवार सभी सड़कों की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। और मैं स्पष्ट कर दूं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उसकी जवाबदेही करके कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, कहीं कहीं अभी सड़कें में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, काम भी गुणवत्ताहीन हुआ, इस पर क्या? उसके लिए ही आज समीक्षा कर रहे हैं और अगर कोई आपको सुझाव देना है कहाँ कमी है। मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने रालोद प्रत्याशी का चिट्ठा खोला है। ऐसे बाहुबल मुजफ्फरनगर की हर गली में रहते हैं। रालोद प्रत्याशी पर चोरी, लूट, डकैती, अपहरण समेत 50 केस दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इस क्षेत्र में एक बाहरी विधायक देखा भाई, बाहर से आके बन गया था, आपने बनाया था कतौली वालों ने। 5 साल फरीदाबाद में टायर घिसते रहे, जूते घिसते रहे, तुम कोई पाया नहीं तुम्हें। फिर हमने गलती कर दी, एक इंपोर्टेड पीस हमने बना दिया। 5 साल फिर फरीदाबाद मीरापुर वाले ढूंढते फिरे। और भाई इसका देख लियो, कहां ढूंढोगे कहां नहीं ढूंढोगे। ये बाहर से आ जाए, पता नहीं क्या करने आवे। चूंकि हमारी भी गलती रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी हेलीकॉप्टर उम्मीदवार उतारे, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता अगर दूसरे पार्टी नहीं करिए। लखनऊ से अब खबर, जहां एमएलए राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। सीएम से यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग की है। चर्चित श्रद्धा हत्याकांड पर सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पत्र लिखा गया है। आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मामलों की जांच 60 दिन में पूरी होनी चाहिए। ट्रायल 60 दिन में पूरा होना चाहिए। जघन्य अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान हो। तो देखिए, ये मांग की गई है। जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड चर्चित है, उसी को लेकर संशोधन की मांग की गई है, ताकि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिल पाए और ऐसे जघन्य अपराधों में मृत्यु दंड का प्रावधान हो पाए, ताकि इस तरीके के अपराध दोहराए ना जाएं। कहीं ना कहीं इन अपराधों पर अंकुश लगे, इसी को लेकर एमएलए की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को और इसके जरिए यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग की गई है।
और इसमें मुख्य बिंदु देखिए श्रद्धा हत्याकांड है, जो कि बेहद ही दर्दनाक रहा। किस तरीके से प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है, बेहद ही दर्दनाक मौत दी है। इस पूरे मामले के बाद अब ये मांग की जा रही है कि संशोधन हो ताकि आरोपी को सख्त सजा दी जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।